मेरा नाम रोहिणी है। मैं बहुत शांत स्वभाव की, सीधी सादी और मामूली सी लड़की थी। मेरी छोटी बहन शालिनी वो भी बहुत सुंदर थी। हम दोनों ही बहनों के बिहेवियर बहुत अलग अलग थे। मेरी बहन बहुत चंचल थी, उसे लड़कों से दोस्ती करना बहुत पसंद था, जबकि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बहुत संस्कारी थी। मुझे शुरू से ही मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। कुछ ऐसे ही संस्कार वो मेरी छोटी बहन को भी देना चाहती थी, मगर मेरी छोटी बहन तो अपनी ही मर्जी की मालिक थी। वो ज़्यादा किसी की सुनती नहीं थी। छोटे होने की वजह से वो मम्मी पापा की बहुत लाडली थी। हम 2 बहनें और 2 भाई थे। मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटी मेरी बहन और उसके बाद 2 छोटे भाई थे जो अभी पढ़ाई कर रहे थे। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं घर में रहकर घर के ही कामकाज किया करती थी। मेरी छोटी बहन ने इंटर करने के बाद अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं की थी, क्योंकि उसे पढ़ने का कोई शौक नहीं था। वो ज़्यादातर हंसी मजाक में लगी रहती थी। हमारे पड़ोस में रहने वाला धीरज, उसके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। धीरज हमारे घर में काफ़ी आता जाता था, क्योंकि वो मेरे मम्मी पापा का बहुत लाडला बन गया था। धीरज और उसकी फैमिली हमारे पड़ोस में किराएदार थे और वो काफ़ी सालों से पड़ोस वाले घर में किराए पर रह रहे थे। धीरज के साथ उसकी मम्मी और उसके पापा रहा करते थे। उसकी 3 बहनें थीं। उन तीनों की शादियां हो चुकी थी और वो अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई था। उसके पिता बीमार रहते थे, जबकि माँ पढ़ी लिखी थी। इस उम्र में भी स्कूल में टीचर की नौकरी किया करती थी। धीरज किसी कंपनी में एम्प्लॉय था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक उसकी ड्यूटी होती थी। सुबह ऑफिस जाने से पहले और शाम को ऑफिस आने के बाद वो हमारे घर ज़रूर आता था। मेरे मम्मी पापा को भी वो अपने माता पिता के समान ही समझता था। धीरज कभी कभी मुझसे बात करने की कोशिश करता था, मगर मैं उससे कोई बात नहीं करती थी। मेरी बहन शालिनी धीरज के साथ बहुत हंसी मजाक करती थी। कई बार तो वो धीरज के साथ बाजार शॉपिंग करने के लिए भी जा चुकी थी, जबकि मम्मी ने उसे धीरज के साथ कहीं भी घर से बाहर निकलने के लिए मना किया हुआ था, मगर वो किसी की सुनती ही नहीं थी। मम्मी उसे इसीलिए रोकती थी कि जब लोगों को पता चलेगा कि तुम पड़ोसी के बेटे के साथ उसकी गाड़ियों पर घूम रही हो तो लोग गलत गलत मतलब निकालेंगे। धीरज शालिनी से उम्र में काफी बड़ा था। वो तो मुझसे भी 2 साल बड़ा था, मगर शालिनी धीरज का नाम लिया करती थी। ये बात मेरी मम्मी को बहुत गलत लगती थी। उन्होंने कई बार शालिनी से कहा था कि धीरज को भाई कहकर बुलाया करो, लेकिन शालिनी थी कि उसे अपना दोस्त ही मानती थी। उसका यही कहना था कि भाइयों से दोस्ती नहीं की जाती। सगे भाई अपनी जगह होते हैं और दोस्त अपनी जगह होते हैं। पापा कहते थे कि बेटी अगर दोस्ती करने में खुश है तो उसे इसी तरह से खुश रहने दो, उसकी जिंदगी में ज्यादा रोक टोक मत किया करो। सबसे ज्यादा लाडली होने की वजह से पापा उसकी हर बात को मान लेते थे। मुझे तो घर की नौकरानी समझा जाता था। जिसको जो काम होता वो मुझे आवाज लगा दिया करता था। शालिनी इसी घर की बेटी होते हुए भी घर के किसी काम काज को हाथ नहीं लगाती थी। वो खूबसूरती में मुझसे 2 कदम आगे थी, इसलिए उसे अपने आप पर बहुत घमंड था। मैं सोचती थी कि मैं भी खूबसूरती में शालिनी से कम नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेकअप नहीं करती थी, जबकि शालिनी सारा दिन लिपस्टिक और क्रीम लगाकर घूमती थी, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते थे। मैं कोई मेकअप भी नहीं करती थी और सारा दिन घर के कामों में बिजी रहती थी, इसलिए मेरी खूबसूरती किचन के अंदर ही दबकर रह गई थी। मुझे तो कहीं जाने की भी फुर्सत नहीं होती थी। मेरी मम्मी ने मुझे घर गृहस्थी बहुत अच्छे से संभालनी सिखाई थी, जबकि शालिनी बहुत मॉडर्न टाइप की थी। उसे घर के किसी काम से कोई मतलब नहीं होता था, बल्कि वो तो अपने भी सारे काम मुझसे करवाया करती थी। शालिनी और मेरी आपस में ज्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि वो मुझे खुद से कम समझती थी। अपनी मेकअप वाली खूबसूरती और अपनी मॉडर्न अदाओं से वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और घमंडी समझती थी, लेकिन ये सिर्फ उसकी खूबसूरती का दिखावा था। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो मुझसे बात करती है या नहीं। मम्मी तो कभी कभी शालिनी को इस बात पर डांट देती थी। कहती थी कि रोहिणी तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम अपनी बड़ी बहन से ज्यादा कंपैरिजन मत किया करो। मगर शालिनी कहाँ किसी की सुनती थी। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, क्योंकि अब मेरी उम्र शादी की हो गई थी। मेरे पेरेंट्स को मेरे लिए ऐसे ही लड़के की तलाश थी जो बिल्कुल मेरे जैसे ही स्वभाव का हो, शांत और सुलझा हुआ, समझदार और सिंपल, जिसमें दुनिया का दिखावा बिल्कुल भी न हो।
मम्मी ने आसपास के कई लोगों से भी कहा था कि हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताना। ये बात धीरज की मम्मी के कान तक भी पहुंच गई थी। एक दिन धीरज की मम्मी हमारे घर पर आई थी और उन्होंने मेरी मम्मी से कहा था कि बहन, आप फिक्र न करो, मैं आपकी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता देखने में आपकी मदद करूंगी। मेरी मम्मी उनकी इस बात पर बहुत खुश हुई थी, लेकिन उनकी इस बात का कोई भी मतलब नहीं समझ सका था, क्योंकि थोड़े ही दिन बाद वो ढेर सारी मिठाई लेकर हमारे घर पर आ गई थी और फिर उन्होंने मम्मी से अपने बेटे धीरज के लिए मेरा हाथ मांग लिया था। मम्मी तो उनकी बात सुनकर चौंक कर रह गई थी। उन्होंने कहा था कि बहन, मैं तुम्हारी बेटी रोहिणी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे वो बहुत पसंद है। मेरा बेटा धीरज, उसको तो तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। धीरज को भी रोहिणी से इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं उससे पहले ही पूछ चुकी हूँ। धीरज ने बताया था कि उसे भी रोहिणी पसंद है और अगर उसकी शादी उसके साथ होगी तो वो रोहिणी को बहुत खुश रखेगा, क्योंकि मेरा बेटा भी रोहिणी के जैसी ही पत्नी डिजर्व करता है। रोहिणी है ही इतनी अच्छी। आपने अपनी रोहिणी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो बहुत शांत स्वभाव की और घरेलू लड़की है। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। उनकी सारी बात मेरे मम्मी पापा ने ध्यान से सुन ली थी, मगर वो लोग आपस में डिस्कशन करना चाहते थे, इसीलिए पापा और मम्मी कुछ समय के लिए दूसरे वाले कमरे में चले गए। धीरज की मम्मी मुझे बहुत प्यार कर रही थी, बार बार मेरे सदके वारी जा रही थी। उनको इस तरह से अपने घर उनके बेटे का रिश्ता लाते हुए देखकर तो मैं भी दंग रह गई थी। और फिर उन्होंने बताया था कि धीरज भी मुझे पसंद करता है। ये बात सुनकर तो मैं चौंक गई थी। क्या धीरज के मन में मैं थी? क्योंकि वो तो बहुत ही मॉडर्न ख्यालात का लड़का था। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे धीरज की कोई गर्लफ्रेंड होगी, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा ही है। लड़कों की ढेर सारी गर्लफ्रेंड होती हैं, जबकि लड़कियों का भी कोई ना कोई बॉयफ्रेंड ज़रूर होता है। मगर मैं तो बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ जानती ही नहीं थी। थोड़ी देर के बाद जब मेरे मम्मी पापा आए और उन्होंने अपना फैसला धीरज की मम्मी को सुनाया, तो वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि हम लोग धीरज को पसंद करते हैं। अगर आप इतने प्यार और चाहत के साथ हमारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आई है तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। इस तरह दोनों परिवारों की मर्जी के मुताबिक मेरा रिश्ता धीरज के साथ तय हो गया था। इस दौरान मेरी बहन शालिनी अपनी किसी दोस्त के यहाँ गई हुई थी। जब वो धीरज की मम्मी के जाने के आधे घंटे के बाद घर पर आई और उसने ढेर सारी मिठाई रखी हुई देखी, तो वो कहने लगी कि आखिर ये मिठाई कहाँ से आई है। मम्मी ने उसको बताया कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम भी मिठाई खाओ। तो वो मिठाई खाने लगी, कहने लगी कि अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जिसकी खुशी में इतनी ढेर सारी मिठाई आई है। मेरी मम्मी ने शालिनी को धीरज की मम्मी के आने का बताया और बताया कि वही ये सारी मिठाई लेकर आई है। दरअसल वो धीरज और रोहिणी का रिश्ता तय कर गई हैं। हम लोगों ने भी रिश्ते से इनकार नहीं किया, क्योंकि धीरज बहुत अच्छा और समझदार लड़का है, अच्छा कमाता है। हमारी रोहिणी उनके घर में खुश रहेगी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारी बेटी पड़ोस वाले घर में ही ब्याह कर जाएगी, तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। मम्मी कहने लगी कि अब तुम अपनी बड़ी बहन की शादी की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि धीरज की मम्मी जल्द ही इन दोनों की शादी करना चाहती हैं। हमें भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी चाहते हैं कि दोनों बच्चों की जल्द से जल्द शादी हो जाए। न जाने क्यों मम्मी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर शालिनी को कोई खुशी नहीं हुई थी। शालिनी के चेहरे का रंग उतर गया था और शालिनी बार बार मुझे देख रही थी। हाँ, मगर उसने मम्मी से इतना जरूर कहा था कि आप लोगों को रिश्ता तय करने की इतनी भी क्या जल्दी थी, और तो और आप लोग शादी भी जल्दी कर देना चाहते हो। आपको पता है ना कि धीरज किराए के घर में रहता है। रोहिणी उन लोगों के साथ कैसे गुजारा करेगी। मम्मी कहने लगी कि इस बात की परवाह तुम मत करो, मेरी रोहिणी बहुत सब्र वाली बच्ची है। जब वो इस घर को स्वर्ग बना सकती है तो धीरज के साथ भी खुश रह सकती है। भले ही धीरज किराए के घर में रहता है, मगर उसकी नौकरी बहुत अच्छी है। गांव में उन लोगों की जमीन पड़ी हुई है। धीरज की मम्मी हमें बताकर गई है कि वो गांव वाली जमीन बेचकर अब शहर में अपना मकान खरीदने वाली है, क्योंकि अब उनके घर में बहू आ जाएगी। आखिर कब तक वो किराए पर रहती रहेंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो यहीं पास में ही कहीं मकान खरीद लेंगे। हमारी बेटी हमारे करीब ही रहेगी, उसकी ससुराल ज्यादा दूर की नहीं होगी। मम्मी की बात सुनकर शालिनी बहुत चिढ़ गई थी और वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी। वो अपने कमरे में चली गई। रात के टाइम पर सब लोग खाना खा रहे थे और मैं सबको खाना सर्व कर रही थी। जब मेरी मम्मी ने दोनों भाइयों को भी धीरज से मेरे रिश्ते वाली बात बताई तो वो दोनों भी बहुत खुश हुए थे।
मेरा एक भाई कहने लगा कि मम्मी, धीरज तो बहुत मॉडर्न ख्याल का लड़का है, क्या उसका गुजारा हमारी रोहिणी दीदी के साथ हो जाएगा? तो मम्मी कहने लगी कि बेटा, गुजारा क्यों नहीं होगा। धीरज ने खुद अपनी माँ से कहा था कि उसे हमारी रोहिणी पसंद है, वो ऐसे ही लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। जब मैंने धीरज की मम्मी से रोहिणी के रिश्ते के लिए कहा था, तभी उन्होंने धीरज से इस बारे में बात कर ली थी। उससे पूछ लिया था कि अगर मैं तुम्हारा रिश्ता रोहिणी के लिए लेकर उसके घर चली जाऊं तो क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज तो नहीं होगा, क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। धीरज ने अपनी माँ से कहा था कि हाँ, रोहिणी बहुत अच्छी लड़की है, अगर मेरी शादी उसके साथ हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि उस जैसी लड़की तो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। जब ये बात सब लोगों ने सुनी तो सबको बहुत ही खुशी हुई थी, मगर मैं देख रही थी कि अभी भी शालिनी के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा उभरा हुआ था। मैं ये बात तो अच्छी तरह से जानती थी कि उसे इस रिश्ते से चिढ़ क्यों हो रही है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपने आप को मुझसे ज़्यादा खूबसूरत समझती थी और उसे ऐसा लगता था कि दुनिया के सारे ही लड़के उसके लिए बनाए गए हैं, क्योंकि वो हर लड़की से बहुत खुलकर बात करती थी, हर लड़की के मुंह से अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनना पसंद करती थी। अब जब उसके ही अपने दोस्त के घर से मेरे लिए रिश्ता आया था तो उसका मूड ऑफ हो गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद शालिनी भी ठीक हो गई थी, क्योंकि मैं अब इस घर में सिर्फ 2 महीने की ही मेहमान रह गई थी। मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। जब से मेरा रिश्ता धीरज के साथ तय हुआ था, उसने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया था, लेकिन मैं जब छत पर जाती थी तो धीरज मुझे अपनी छत पर बैठा हुआ मिलता था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया करता था। अब तो मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत जागने लगी थी, क्योंकि जब से मुझे ये बात पता चली थी कि वो मुझे पसंद करता है तो मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। पहले शायद मेरे दिल में उसके लिए कभी मोहब्बत नहीं आई थी, और जब किसी लड़की और लड़के का रिश्ता आपस में जुड़ जाता है तो भगवान खुद ही उन दोनों के दिल में मोहब्बत पैदा करनी शुरू कर देता है। शाम को अपनी जॉब से आने के बाद धीरज छत पर जाकर बैठ जाता था। मैं कपड़े डालने के बहाने से छत पर जाती थी ताकि उसे देख सकूं। इस दौरान हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया करते थे। मेरे पास मोबाइल नहीं था, जबकि धीरज बार बार मुझे छत से फोन दिखाकर इशारा किया करता था कि मैं उससे फोन पर बात कर लूं। गुजरते हुए समय के साथ साथ शालिनी का बिहेवियर भी मेरे साथ ठीक रहने लगा था। शालिनी अब मेरे साथ वक्त बिताती थी, मेरे साथ घर के काम भी करवाया करती थी और अपनी शर्मिंदगी जाहिर करती थी। कहती थी कि मुझे माफ़ कर देना रोहिणी, आज तक मैंने तुम्हें जितना भी गिल्टी फील करवाया हो उसके लिए। जब से तुम्हारी शादी के बारे में सुना है, मेरे दिल को एक अजीब सी बेचैनी रहती है। तुमसे दूर जाने का गम मुझे सताने लगता है। बस हमेशा यही टेंशन रहती है कि तुमने घर वालों के लिए बहुत कुछ किया, तुम सबका कितना ख्याल रखती हो। जब तुम इस घर से चली जाओगी तो इस घर की रौनक खत्म हो जाएगी। तुम्हारे जाने के बाद कौन इस किचन को संभालेगा? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। मुझे तो मम्मी से ही सब कुछ सीखना होगा। सच में तुम एक बहुत अच्छी बहन हो। मुझे उम्मीद है कि तुम एक बहुत अच्छी पत्नी भी साबित होगी। मैं उसकी बात पर मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया करती थी और कहती थी कि तुम भी मेरी बहुत अच्छी बहन हो। भगवान तुम जैसी बहन सबको दे। हम दोनों बहनों के बीच ढेर सारा प्यार उमड़ने लगा था। मेरी शादी की सारी शॉपिंग शालिनी मम्मी के साथ जाकर किया करती थी और मैं घर में रहकर घर के कामकाज देखती थी। वक्त इसी तरह से गुजरा जा रहा था और फिर मेरी शादी का दिन भी करीब आ गया था, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। धीरज को अपने पति के रूप में देखने के लिए मैं बेकरार हो रही थी और फिर मेरी शादी धीरज के साथ हो गई। दोनों परिवारों की मर्जी के साथ हम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंध गए थे और मैं विदा होकर अपने ही पड़ोस वाले घर में आ गई थी। धीरज की तीनों बहनें भी आई हुई थी। वो भी बहुत खुश हो रही थी मुझे अपनी भाभी के रूप में देखकर। सारी रस्में हो जाने के बाद रात को मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया था, जहां पर मैं दुल्हन बनी धीरज का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर के बाद जब धीरज कमरे के अंदर आया तो वो बहुत खुश नजर आ रहा था। आते ही मेरे करीब बैठ गया और उसने मुझे मुंह दिखाई में सोने की एक चेन गिफ्ट की थी और अपने हाथों से पहनाई थी। उसके बाद धीरज ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। उसने कहा था कि मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता था रोहिणी। मैंने तो कई बार तुमसे बात भी करने की कोशिश की थी, मगर तुमने कभी मुझसे बात ही नहीं की।
मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत शरीफ लड़की हो। तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो लड़कों से दोस्ती करती हैं या फिर हंस हंस कर बातें करती हैं। इसलिए तो जब मम्मी ने मुझसे तुम्हारे रिश्ते के लिए कहा तो मैं फौरन ही तैयार हो गया था। तुम्हारी बहन शालिनी तुमसे बहुत अलग है। उसे तो बाहर घूमना फिरना, लड़कों के साथ दोस्ती करना कुछ ज्यादा ही पसंद है, लेकिन वो भी एक अच्छी लड़की है। उसके बाद धीरज मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगे और फिर इस तरह हम दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। अगले दिन मेरी तीनों नंदे अपनी अपनी ससुराल को वापस चली गई थी। मेरी शादी को 2-3 दिन गुजर गए थे। मेरे ससुर बीमार रहने की वजह से कोई काम नहीं करते थे। घर के बाहर अपने कुछ दोस्तों के पास उनका ज्यादा ही उठना बैठना होता था। मेरी सास अभी भी नौकरी कर रही थी। वो जब सुबह स्कूल के लिए निकलती थी तो मुझसे कहती थी कि घर का ध्यान रखना, तुम चाहो तो बराबर में ही तुम्हारा मायका है, अपने मायके जा सकती हो। मेरे ऊपर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। ससुराल के ज्यादा काम भी नहीं होते थे, जिनको करने के बाद मैं जल्दी ही फ्री हो जाती थी और उसके बाद मम्मी पापा के घर जाकर बैठ जाती थी। शालिनी का बिहेवियर मेरे साथ अभी भी बहुत अच्छा था। जब मैं घर जाती थी तो शालिनी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती थी। एक दिन मेरी सास और पति के जाने के बाद मैं अभी घर के कामों में ही लगी हुई थी जब अचानक घर के दरवाजे पर बेल बजी। मैं दरवाजा खोलने गई तो ये देखकर दंग रह गई कि मेरी बहन पहली बार मेरे घर आई थी। मैं शालिनी को देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने उसे बैठने के लिए कहा था। इस दौरान हम दोनों बहनें ढेर सारी बातें कर रहे थे। अब शालिनी हर दूसरे तीसरे दिन मेरे घर पर आ जाती थी। इस तरह मुझे भी ज्यादा मम्मी पापा के घर जाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। एक दिन जब शाम के टाइम पर मेरे पति ऑफिस से घर आए और जैसे ही कमरे के अंदर गए तो उनकी एक जोरदार आवाज मुझे आई थी। मैं भागते हुए कमरे के अंदर गई तो उन्होंने मुझे अपने हाथ में पकड़ी हुई जेंट्स घड़ी दिखाई थी। मेरे पति कहने लगे कि ये घड़ी किसकी है रोहिणी? मैंने कहा मुझे नहीं पता ये किसकी घड़ी है। मेरा पति कहने लगा कि ये घड़ी ना तो पापा की है और ना ही मेरी है, तो फिर घर के अंदर कैसे आई? मैंने अपने पति से कहा कि मैं सच कह रही हूँ धीरज, मुझे नहीं पता ये घड़ी किसकी है और यहाँ कैसे आई। ये जरूर आपकी या पापा की ही होगी। मेरा पति कहने लगा कि मैं अपनी चीज को और पापा की चीज को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। उस दिन मैंने अचानक धीरज की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा देखा था। मुझे धीरज की यह हरकत बहुत गलत लगी थी कि वो मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैं इस बात पर अपने पति से नाराज थी। ये बात वो भी नोटिस कर रहे थे कि मैं उनसे ढंग से बात नहीं कर रही हूँ। मुझे मनाने के लिए उन्होंने मुझे सॉरी कहा था और गिफ्ट भी दिया था। मैंने जैसे ही गिफ्ट खोल कर देखा तो उसमें मोबाइल था। धीरज ने मेरी तरफ देखकर कहा कि क्या हुआ, तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया? मैंने धीरज से कहा कि धीरज मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। धीरज कहने लगा कि क्यों ज़रूरत नहीं है? जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है। इसके ज़रिए हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मोबाइल लेने के बाद मेरा मूड ठीक हो गया था क्योंकि धीरज मुझे मना चुके थे। उसके बाद वो मुझे रात के समय होटल में खाना खिलाने के लिए ले गए थे। अगले दिन मेरे पति की छुट्टी थी। उन्होंने शालिनी को कॉल करके घर बुला लिया था और उससे कहा था कि हम लोग बाहर डिनर पर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। काफ़ी टाइम हो गया, तुम मेरे साथ कहीं नहीं गई हो। पहले तो तुम मेरे साथ शॉपिंग पर भी जाती रहती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तुमने मेरे सामने आना बहुत कम कर दिया। शालिनी कहने लगी कि आपने मेरी दीदी को अपने घर बुला लिया है। घर के काम देखने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे घर के काम देखने होते हैं और जब मैं यहाँ आती हूँ तो आप ऑफिस में होते हो। मेरे पति हम दोनों को डिनर पर ले गए थे। जिस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था वो रेस्टोरेंट बहुत बड़ा था। मेरे पति मोबाइल से फोटो क्लिक कर रहे थे, मगर मैं नोटिस कर रही थी कि इस दौरान शालिनी मेरे पति के साथ बहुत ही चिपक रही थी और बार बार उनके साथ फोटो खिंचवा रही थी। उन दोनों जीजा साली के बीच इतनी हंसी मजाक हो रही थी कि शायद वो लोग मुझे वहां पर ले जाने के बाद भूल ही गए थे। फिर मैंने अपने दिमाग से ये बात निकाल दी क्योंकि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। शालिनी मेरी बहन थी क्योंकि मुझे अपनी ही बहन और पति के बारे में ऐसा सोचना शोभा नहीं दे रहा था। फिर हम लोग घर आ गए थे। अगले दिन जब शाम के टाइम पर शालिनी मेरे घर आई तो मुझसे मेरा मोबाइल मांगने लगी थी। मैंने उसे अपना मोबाइल दे दिया था। मैं किचन में उसके लिए चाय बनाने चली गई थी।
थोड़ी ही देर के बाद मेरे पति भी आ गए थे। अब हर बार ऐसा ही होने लगा था। शालिनी इस समय घर आई थी जब मेरे पति के ऑफिस से घर आने का टाइम होता था। उसके बाद वो मेरे पति के साथ बातें करने में इतनी बिजी हो जाती थी कि मेरे पति भी मुझे इग्नोर कर दिया करते थे। ये बात तो मेरी सास भी नोटिस कर रही थी। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कह दिया था कि रोहिणी, मुझे तुम्हारी बहन का इतना आना जाना अपने घर में पसंद नहीं है। तुम अपनी बहन पर रोक लगा सकती हो तो लगा लो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो मेरे बेटे के साथ धीरे धीरे बहुत नज़दीकियाँ बढ़ा रही है। मैंने कहा था कि मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। मेरी सास कहने लगी कि अच्छा है, अगर ये बात मेरी गलतफहमी ही निकले तो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे और बहू का घर खराब हो। मेरी सास की बात मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। न जाने उन्हें मेरी बहन पर किस बात का शक था। मुझे तो ये सोचकर सुकून मिल जाता था कि धीरज और शालिनी पहले से ही आपस में दोस्त हैं। उन लोगों की हंसी मजाक तो पहले से ही खुली हुई है। उसी रात मैं और मेरे पति गहरी नींद में सो रहे थे जब रात के टाइम पर अचानक 3 बजे मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। इतनी रात को ना जाने किसकी कॉल आई थी। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की तो उसमें कोई मर्द बोल रहा था। एक अनजान मर्द की आवाज़ सुनकर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। अगले दिन फिर से शालिनी मेरे घर पर आ गई थी। काफ़ी देर वो मुझसे बातें करती रही। मेरा मोबाइल तो मेरे कमरे में ही रहता था। शालिनी के आते ही मैं उसके लिए चाय बनाने जब किचन में जाती थी। उस दिन भी जब मैं थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में गई तो मैं देखती थी कि शालिनी मेरे मोबाइल में बहुत बिजी थी और मुझे देखते ही वो घबरा गई। उसने जल्दी से मेरा मोबाइल बंद करके रख दिया था। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, किसी का फ़ोन आया था क्या? तो वो कहने लगी, हाँ जीजू का फ़ोन आया था, आपके बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे कि थोड़ी देर में मैं घर ही आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम चाय पियो। मैं घर के कामों में इतनी ज़्यादा बिजी रहती थी कि ना तो कोई सोशल अकाउंट चलाती थी और ना ही अपने मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान दिया करती थी। जब किसी का फ़ोन आता तो कॉल रिसीव ज़रूर कर लेती थी। मुझे अपनी मम्मी पापा से भी बात करनी होती तो मैं उनसे फ़ोन पर बात नहीं करती थी, बल्कि उनके ही घर चली जाती थी। कुछ दिनों के लिए मेरे सास ससुर अपने किसी रिश्तेदार की शादी में दूसरे शहर जा रहे थे। उन्होंने हम दोनों पति पत्नी को भी अपने साथ चलने के लिए कहा था, मगर मेरा शादी में जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने अपनी सास से मना कर दिया था। मगर मैं एक बात से बहुत परेशान थी कि हर रात मुझे किसी अननोन नंबर से कॉल आती थी। ये बात तो अब मेरे पति को भी पता चल गई थी, क्योंकि ऐसा सिर्फ अब 1-2 बार नहीं बल्कि हर रात होने लगा था। मेरे पति मुझसे पूछने लगे थे कि रात के टाइम पर तुम्हारे पास किसकी कॉल आती है। मैंने उनसे कहा था कि मुझे नहीं पता किसके नंबर से कॉल आती है। मेरे पति ने मेरा मोबाइल चेक करने के लिए उठाया तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था, उसमें चार्जिंग ही नहीं थी। मैंने फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया था और उसके बाद ये बात ख़त्म हो गई थी। मेरी सास घर पर नहीं थी, इसलिए मेरी बहन को अब मैंने अपने पास ही रोक लिया था। मेरे पति ऑफिस में थे। एक दिन शालिनी मार्केट से अपने लिए एक ड्रेस खरीद कर लाई थी। वो ड्रेस काफ़ी मॉडर्न थी। उसने मुझसे कहा कि देखो रोहिणी, कितनी सुंदर ड्रेस है। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी है, मगर तुम इतनी छोटी ड्रेस क्यों लेकर आई हो? इतने छोटे छोटे कपड़े मत पहना करो। शालिनी कहने लगी कि ये ड्रेस मैं नहीं लेकर आई, बल्कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की है। मैंने कहा लेकिन तुम तो मार्केट गई थी। उसने कहा हाँ वो भी मेरे साथ मार्केट गई थी। मुझे ये ड्रेस पसंद आई तो उसने मुझे गिफ्ट कर दी। कहने लगी कि अगर ये ड्रेस मैंने अपने घर में रख ली तो मम्मी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी, तुम इसे 2-3 दिन के लिए अपने पास रख लो। मैंने कहा लेकिन मैं इसे अपने पास क्यों रखूं, तुम इसे घर क्यों नहीं ले जाती? वो कहने लगी कि यार प्लीज़ 2-3 दिन के लिए अपने पास रख लो, मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे ये वहाँ पर पहन कर जानी है, उसके बाद मैं ये अपने पास ही रख लूँगी। मैं उसकी वो ड्रेस अपने पास रखने पर तैयार हो गई थी। मैंने उसे डांट भी दिया था कि आगे से तुम ऐसे कपड़े मत लेकर आना। मैं उसकी ड्रेस को अलमारी में रखने के लिए पलट ही रही थी कि इतनी ही देर में शालिनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि तुम कितनी सुंदर हो रोहिणी, ये ड्रेस तुम पर कितना प्यारा लगेगा। सारी जिंदगी तुमने सलवार कमीज पहनकर गुजार दी, कभी मेरी तरह मॉडर्न कपड़े नहीं पहने। एक बार ये ड्रेस मुझे पहनकर दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मॉडर्न कपड़ों में कैसी लगती हो। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तो वो मुझसे जिद करने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो ना, मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि तुम ऐसे कपड़ों में कैसी लगोगी। घर में वैसे भी कोई नहीं है तो तुम बिना डरे ये कपड़े पहन सकती हो।
मैंने भी सोचा कि वैसे भी घर में आज कोई नहीं है, अगर मैं शालिनी के इतना जिद करने पर यह ड्रेस थोड़ी देर के लिए पहन भी लूंगी तो कोई बात नहीं है। मैं वो ड्रेस पहनकर शालिनी के सामने आ गई थी। शालिनी मेरी बहुत तारीफ कर रही थी। शालिनी कहने लगी कि तुम इस पर थोड़ा सा मेकअप और करो, तुम और ज्यादा प्यारी लगोगी। मैंने कहा, मेकअप करने की क्या जरूरत है, कपड़े पहन लिए हैं यही काफी है। तो वो कहने लगी कि प्लीज तुम मेरी खातिर इतना तो कर ही सकती हो ना, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने किसी सेलिब्रिटी की तरह देखना चाहती हूँ। उसके कहने पर मैं ड्रेसिंग के आगे खड़े होकर मेकअप करने में बिजी हो गई थी। मेरा सारा ध्यान मेकअप करने पर ही लगा हुआ था। और फिर उसके बाद जब मैंने अपना फाइनल लुक शालिनी को दिखाया तो वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी और कहने लगी कि तुम इतनी भी सुंदर हो सकती हो, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। तुम आज किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो। बस 10-15 मिनट ये ड्रेस पहनने के बाद मैंने फौरन ही कपड़े चेंज कर दिए थे और अपने चेहरे से मेकअप भी उतार लिया था। शालिनी ने रात का खाना हम दोनों पति पत्नी के साथ खाया था। उसके बाद वो अपने घर को चली गई थी। मेरे पति को शालिनी के जाने के बाद फिर से याद आया कि उसे ये चेक करना था कि मेरे मोबाइल में आखिर आधी रात को कॉल्स किसकी आती हैं। ये देखने के लिए जैसे ही मेरे पति ने मोबाइल उठाया तो मेरे पति की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। मेरे पति गुस्से से चिल्लाते हुए मेरे करीब आए और मुझे मोबाइल की स्क्रीन दिखाते हुए कहने लगे कि ये सब क्या है। मैं डर गई थी क्योंकि आज वो बहुत गुस्से से चिल्ला रहे थे। मैंने कहा कि धीरज क्या हो गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेती। मैंने जैसे ही मोबाइल देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और फिर मोबाइल मैंने अपने हाथ में ले लिया था। मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप ऑन था और उसमें ढेर सारी चैट थी। ये चैट किसी और के साथ नहीं बल्कि किसी अनजान मर्द के साथ थी जो मेरे ही नंबर से की गई थी। उसमें बहुत सारी प्यार भरी बातें थीं। कुछ मैसेज मेरे नंबर से किए गए थे तो कुछ मैसेज उधर से भी आए हुए थे। यहाँ तक कि आज जो ड्रेस मैंने शालिनी को दिखाने के लिए पहनी थी, उस दौरान जब मैं मेकअप कर रही थी उस टाइम के फोटो मेरे मोबाइल में थे और उसी अनजान मर्द के नंबर पर सेंड किए गए थे। मैं तो ये सब देखकर दंग रह गई थी कि आखिर इतनी सारी चैटिंग मेरे फोन से किसने की है। मेरे पति सारी चैट पढ़ चुके थे। मेरे पति ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगे कि बताओ ये इंसान कौन है। मैंने कहा, धीरज मैं नहीं जानती कि ये कौन है। धीरज कहने लगा, अगर तुम नहीं जानती तो तुमने इसे अपने फोटो क्यों सेंड किए और ये कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से आए, ये तुमने कब पहने थे। मैंने कहा, ये कपड़े तो आज शालिनी लेकर आई थी, ये उसके कपड़े हैं, मैंने तो बस ऐसे ही पहन लिए थे, मगर फोटो कब और किसने ले लिए ये मैं नहीं जानती। मेरे पति कहने लगे, मुझे तुम पर काफी दिनों से शक हो रहा है क्योंकि इससे पहले भी मैं घर में घड़ी देख चुका था। क्या तुम अपने आशिक को यहाँ तक बुलाती हो। मैंने कहा, नहीं नहीं धीरज, आप गलत समझ रहे हो। वो घड़ी सच में किसकी थी मैं जानती ही नहीं हूँ और ये चैटिंग मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। आपको तो पता है कि मैं अपने मोबाइल पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। ये कब कैसे और कब हुआ मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। धीरज कहने लगा कि ज्यादा सीधी बनने की जरूरत नहीं है। आज तक तुमने तो मुझे ऐसे कपड़े पहनकर कभी नहीं दिखाए। ये कपड़े पहनकर तुमने फोटो भी क्लिक कर लिया और इसको सेंड भी कर दिए। मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। मैंने कहा कि भगवान के वास्ते खामोश हो जाइए, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये कपड़े शालिनी के ही हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप शालिनी से पूछ लेना। मेरे पति ने कॉल करके शालिनी को उसी समय घर बुला लिया था। मैंने शालिनी से कहा कि बताओ शालिनी, आज तुम जो ड्रेस लेकर आई थी वो ड्रेस तुम्हारी ही थी ना, उसको पहनने के लिए तुमने ही तो मुझसे जिद की थी ना। शालिनी के रिएक्शन देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी क्योंकि शालिनी इस तरह से रिएक्ट कर रही थी जैसे वो बहुत ज्यादा अनजान है, इस बारे में कुछ जानती ही नहीं है। उसने कहा, कौन सी ड्रेस, किस तरह की जिद, तुम क्या बातें कर रही हो। मैंने कहा, शालिनी तुम झूठ क्यों बोल रही हो, बताओ ना। आज तुम मार्केट से ड्रेस लेकर आई थी जो तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें गिफ्ट की है। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें वो पहनकर दिखाऊं। शालिनी कहने लगी, नहीं तो मैं तो ऐसी कोई भी ड्रेस लेकर यहाँ नहीं आई। शालिनी की बात सुनकर धीरज को बहुत गुस्सा आया था। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहने लगा कि सुन ली तुमने सच्चाई, अब तुम आगे और क्या झूठ बोलना चाहती हो।
मैंने शालिनी से कहा, तुम इतनी हद तक गिर जाओगी, मैं ये नहीं जानती थी। शालिनी कहने लगी कि झूठ तुम बोल रही हो, मेरे पास तो ऐसी कोई ड्रेस ही नहीं है, और तुमने जीजू को क्या झूठ बोला, जरा मुझे भी तो बताओ। धीरज कहने लगा कि मैं बताता हूँ, इसका कोई आशिक है जो इससे बातें करता है, इसने इसे वो ड्रेस पहनकर फोटो सेंड किया और कह दिया कि ये ड्रेस तुम्हारी है। शालिनी कहने लगी, अच्छा तो वो ड्रेस जरूर घर में ही होगी। उसने धीरज से कहा कि धीरज तुम खुद ही बताओ, अगर वो ड्रेस मेरी होती तो मैं उसे अपने घर ले जाती ना। वो ड्रेस तुम्हारे घर में हुई तो इसका मतलब यही है कि या तो रोहिणी को वो ड्रेस किसी ने गिफ्ट की है या फिर रोहिणी खुद वो ड्रेस लेकर आई है। शालिनी की बातें सुनकर धीरज अलमारी के पास चला गया और अलमारी में छानबीन करने लगा। उसे अलमारी में वो ड्रेस मिल गई थी और फिर उसने मेरे मुंह पर एक और थप्पड़ मार दिया। वो कहने लगा, अगर ये ड्रेस शालिनी की होती तो वो अपने घर लेकर जाती, ये ड्रेस तुम्हारी अलमारी में क्या कर रही है। तुम्हारा एक और झूठ पकड़ा गया। मैं बार बार धीरज से यही कह रही थी कि शालिनी झूठ बोल रही है, इसने मुझे एक बहुत बड़ी साजिश में फंसाया है, मगर मेरी बात का धीरज ने कोई यकीन नहीं किया और फिर उसने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं अपने मम्मी पापा के घर आ गई थी। उन्होंने मुझसे मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने उनको सब कुछ बताया। मम्मी पापा को भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, उनके भी तेवर मेरी तरफ से बदल गए थे। धीरज ने जब घर जाकर मम्मी पापा को सारी बात बताई तो सारे ही सबूत मेरे खिलाफ जा रहे थे। मम्मी पापा का मूड भी खराब हो गया था और उन्होंने एक रात मुझे अपने घर में रुकने के बाद कहा था कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मम्मी पापा का बदलता हुआ बिहेवियर देखकर मैं उन लोगों के घर से भी निकल आई थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात पर था कि मेरी बहन ने मेरे और मेरे पति के बीच इतनी बड़ी दरार पैदा कर दी थी। मेरे पति और मेरे माता पिता भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। अपनी किस्मत को रोती हुई जब मैं चलते चलते न जाने कितनी दूर आ गई तो मुझे एक जोरदार चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अस्पताल में मौजूद थी। मेरे सामने ही मेरा पति खड़ा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी सास भी वहीं पर मौजूद थी। मेरा पति मुझसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो रोहिणी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैंने तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं किया और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मेरे पति ने मेरी बहन की एक ऐसी हकीकत बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। धीरज कहने लगा कि तुम पिछले 2 दिन से बेहोश पड़ी हुई हो। तुम जब अपने मम्मी पापा के घर से निकलकर चली गई थी तब मेरे मम्मी पापा रास्ते से घर आ रहे थे। उन्होंने तुम्हें बेहोश पड़ा हुआ जब सड़क पर देखा तो उन्होंने तुम्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और मुझे कॉल करके अस्पताल बुलाया और पूछने लगी कि बहू की ये हालत कैसे हुई। फिर मैंने जो कुछ हुआ था वो सब उनको बता दिया। मेरी मम्मी कहने लगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं तो जानती थी कि एक न एक दिन ऐसा ही होना है। शालिनी पर तो मुझे पहले से ही शक था। वो जिस तरह तुम्हारे करीब जाने की कोशिश करती थी उस हिसाब से मुझे यही लगता था कि एक न एक दिन तुम लोगों का घर ज़रूर ख़राब होगा। मम्मी ने मुझसे कहा कि रोहिणी के यहाँ अस्पताल में होने की खबर किसी को भी मत बताना, यही कहना कि रोहिणी घर से गायब हो गई, लेकिन इस दौरान तुम्हें शालिनी पर नज़र रखनी होगी। मैंने मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि शालिनी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती रोहिणी की है, लेकिन मम्मी ने फिर भी कहा कि उन्हें शालिनी पर शक है। मम्मी के कहने के मुताबिक मैंने शालिनी पर नज़र रखनी शुरू कर दी, मगर इन 2 दिनों में मम्मी का शक बिल्कुल सही निकला और फिर पता चल गया कि ये सब कुछ करवाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि शालिनी ही है। मैं जब तुम्हारे घर गया था तुम्हारे मम्मी पापा को बताने के लिए कि तुम न जाने कहाँ गायब हो गई हो, तो मैंने देखा कि शालिनी अपने कमरे में बैठी हुई किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने उसकी बातें सुन ली थी। शालिनी फ़ोन पर बात करने वाले लड़के से कह रही थी कि तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मेरी बहन रोहिणी को उसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया और अब मेरा रास्ता साफ हो गया। मैंने उसी समय शालिनी को पकड़ लिया था और उससे पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी। मेरी बात पर वो घबरा गई थी।
बातें बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और उससे पूछा कि ये कौन है? तुम मुझसे मेरी और रोहिणी की क्या बात कर रही हो? मैंने शालिनी को धमकाया और कहा कि ये इंसान जो भी है, इसको और तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम्हारे मोबाइल को भी पुलिस को दे दूंगा और तुम नहीं जानती कि पुलिस अपने हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही निकाल देती है। इसीलिए मुझे तुम सब कुछ सच सच बता दो कि तुम इस लड़की से क्या बातें कर रही हो और ये लड़का कौन है। शालिनी ने बताया कि मैं तुम्हें पसंद करती थी। मैं चाहती थी कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो, लेकिन तुमने तो अपनी मम्मी से कहा था कि तुम्हें रोहिणी पसंद है। तुम दोनों की शादी हो गई। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं तुम दोनों को कभी खुश नहीं रहने दूंगी। रोहिणी को तुम्हारी जिंदगी से निकालकर खुद तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाऊंगी। वो जब हमारे घर पर आई थी तो चोरी चुपके तुम्हारे मोबाइल से अपने दोस्त को मैसेज कर दिया करती थी। ये दोनों आपस में प्यार भरी बातें करते थे और सारी चैट इस तरह तुम्हारे फोन में रह जाती थी। शालिनी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि तुम व्हाट्सएप नहीं चलाती हो, लेकिन उसने तुम्हारे मोबाइल के व्हाट्सएप से अपने दोस्त से चैटिंग कर ली थी। वो जब जब घर में आती थी तो चोरी चुपके उसे खूब सारी चैटिंग किया करती थी। वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि कभी ना कभी मैं तुम्हारा मोबाइल हाथ में लेकर तुम्हारी चैट जरूर देख लूंगा और इस तरह हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू होंगे। और वो जेंट्स घड़ी भी शालिनी ने ही हमारे घर में रख दी थी ताकि मैं तुम पर शक करूं। और जब वो तुम्हारे लिए अपनी ड्रेस लेकर आई थी और उसने तुम्हें पहनने के लिए कहा था, जब तुम मेकअप कर रही थी, तब उसने तुम्हारे मोबाइल से खामोशी से पिक्चर्स ले ली और वो सारी ही पिक्चर्स उस लड़के को सेंड कर दी जिस पर उसने बहुत सारे प्यार भरे कमेंट किए थे। रातों को वो तुम्हें शालिनी के कहने पर कॉल करता ताकि आधी रात को मोबाइल बजने पर मैं तुम पर शक करने लगूं। मुझे नहीं पता था कि शालिनी इस हद तक गिर सकती है। शालिनी के बारे में सब कुछ मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को बता दिया। वो लोग तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम अस्पताल में हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरी मम्मी मुझे नहीं समझाती तो शायद मैं कभी शालिनी पर शक ना करता, उस पर नज़र ना रखता। उस पर नज़र रखने से मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया। धीरज ये कहते हुए फूट फूट कर रो रहे थे और मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। मैंने धीरज को माफ़ कर दिया था, मगर शालिनी को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। अगर वो धीरज को पसंद करती थी तो मेरा रिश्ता जिस समय धीरज के साथ हो रहा था वो तभी अपनी ख्वाहिश मम्मी पापा से जाहिर कर देती तो शायद आज इतनी बड़ी बात ना होती, क्योंकि मैं धीरज से प्यार नहीं करती थी। मेरी शादी धीरज के साथ ना होकर किसी के साथ भी हो जाती, मैं वहां पर भी एडजस्ट कर लेती। शालिनी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने का ये गलत तरीका अपनाया था। आज तक शालिनी हम सबकी नज़रों में गिरी हुई है। हम में से कोई भी उसे दिलचस्पी से बात नहीं करता। किसी के साथ गलत करने से पहले हमें समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो हमें अपनी ख्वाहिश का इजहार करने का पूरा हक है, ना कि गुस्से में आकर दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने का। अब तो सब कुछ ठीक है। शालिनी मुझसे आज भी अपने किए की माफ़ी मांगती है, मगर मैंने उसे आज तक माफ़ नहीं किया। और उस हादसे के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति ने वहां से हटकर दूसरी जगह मकान खरीद लिया। यहाँ पर शालिनी को हमारे घर आने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, क्योंकि मेरी सास शुरू से ही शालिनी को पसंद नहीं करती थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।